Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum dear students. How's going on? Hopefully all of you are well. I am Dr. Zunaira Khuram, your biology teacher from Bahria Model School, PNAD, Maripur. Today I deliver my lecture number 10 and topic is bacteria, their characteristics, structure and classification. So let's go to start the today lecture. What is bacteria? Bacteria क्या है? Bacteria are unicellular organisms. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं बिलोंगिंग टू द प्रोकैरियोटिक ग्रुप. किससे बिलोंग करते हैं? प्रोकैरियोटिक ग्रुप से. प्रोकैरियोटिक ग्रुप हमें पता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स का है. हमने जब क्लासिफिकेशन करते हैं, हमने क्लासिफिकेशन का चैप्टर किया तो हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सबसे पहले दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स जिसमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है. प्रोकैरियोट्स जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती, डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, वो कहलाता है प्रोकैरियोटिक ग्रुप कहलाता है. तो बैक्टीरिया जो है ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. यूनिसेलुलर हैं, नेकेड आई से हम नहीं उन्हें देख सकते, हम जो है उसे माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं. माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है ये और प्रोकैरियोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है, वेयर द ऑर्गेनिज्म लैक अ फ्यू ऑर्गेनेल्स एंड अ ट्रू न्यूक्लियस. और हमें पता है कि जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स हैं उसमें क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती. इसलिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और जहाँ पर भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स आ जाते हैं, जैसे कि गोल्जी बॉडीज आ गई, माइटोकॉन्ड्रिया आ गया और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स आ गए, उन सब की मेम्ब्रेन होती है तो वो प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होते, एब्सेंट होते हैं. जितने भी मेम्ब्रेनिक कंपाउंड्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, ऑर्गेनेल्स नहीं होते वो, और ट्रू न्यूक्लियस उसमें एब्सेंट होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. तो बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्रोकैरियोट से बिलोंग करते हैं, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. अगर हम ये देखें कि जो बैक्टीरिया है वो डिस्कवर कब हुआ, कब ये जो है हमें मिलता है, कहाँ से इसका और जो ओरिजिन है, जो इसकी सोर्स है वो कहाँ से शुरू होती है. तो अगर हम ये देखते हैं तो हम ये स्टडी करते हैं कि ऐसा लगता है कि बैक्टीरिया जो है ज़मीन के ऊपर, अर्थ के ऊपर लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले बैक्टीरिया मौजूद था. मतलब अर्थ पे जब लाइफ स्टार्ट हुई तो उसमें सबसे पहले बैक्टीरिया जो है उसका वो शुरू हुआ, उसकी लाइफ स्टार्ट हुई. और क्योंकि हमें जो सबसे पुराने फॉसिल्स मिलते हैं वो क्या हैं? बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स के हैं, कि वो जो फॉसिल्स हैं वो बैक्टीरिया से मिलते जुलते हैं, जो सबसे पुराने हमें फॉसिल्स मिलते हैं. तो इस बेस पर हम ये बात कहते हैं, साइंटिस्ट जो हैं ये बात कहते हैं कि बैक्टीरिया अर्थ पर उस वक्त से मौजूद है जब यहाँ पर लाइफ स्टार्ट हुई थी, तो उससे पहले इसमें यहाँ बैक्टीरिया मौजूद था. बैक्टीरिया को सबसे पहले जो डिस्कवर किया वो ल्यूवेन हॉक हैं साइंटिस्ट, उन्होंने 1674 में इसको डिस्कवर किया. और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने पॉन्ड वाटर की स्टडी की बाय मैग्नीफाइंग ग्लास. मैग्नीफाइंग ग्लास के ज़रिए इन्होंने जो है पॉन्ड वाटर की स्टडी की और इन्होंने पॉन्ड वाटर में ये देखा कि इसमें बहुत सारी वैरायटी के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने बैक्टीरिया का नाम दे दिया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पॉन्ड वाटर में मौजूद हैं ये क्या हैं? बैक्टीरिया हैं. अब अगर हम इसके जो है इसका देखते हैं कि इसमें कौन से कैरेक्टर्स मौजूद हैं और कौन से नहीं हैं, तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है कि these organisms live in enormous number in almost every environment on earth. यानी कि ये कहाँ मौजूद होता है, कहाँ पाया जाता है बैक्टीरिया. ये जो है ज़मीन पर, ये तकरीबन तमाम जगहों पर पाया जाता है. अर्थ पर मौजूद है, सॉइल में, रॉक, ओशन,
आर्कटिक स्नो एंड इनसाइड द ह्यूमन गट। कि ये जो है बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद है, कहाँ कहाँ हमें मिलता है, ये तकरीबन हर जगह पर जहाँ लाइफ होगी वहाँ हमें ये मिलता है, हर जगह पर मौजूद है। ये अर्थ पर मौजूद है, ज़मीन के अंदर मौजूद है, मट्टी के अंदर बिल्कुल डीप जो अर्थ होता है उसमें भी हमें मिलता है बैक्टीरिया, रॉक्स में बैक्टीरिया हमें मिलते हैं, ओशन में, डीप सी में हमें बैक्टीरिया मिलते हैं, हमें आर्कटिक स्नो में भी बैक्टीरिया मिलते हैं, और इनसाइड द ह्यूमन गट भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया जो है अपने फूड के तौर पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों सब्सटेंसेस को यूज़ करता है, और इसका जो सर्वाइवल है वो एक्सट्रीम कंडीशन पर भी होता है। एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब ये कि ये अब ये आर्कटिक स्नो में, यानी कि बर्फीले इलाके जो होते हैं, बर्फ़ जहाँ मौजूद होती है वहाँ पर भी इसकी लाइफ मौजूद है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव करता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया जो है वो हार्मफुल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। और यूजफुल कैसे होते हैं कि ये बहुत सारी मेडिसिन्स में और इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल हो रहे हैं। बहुत सारी मेडिसिन्स, पेंसिलिन वगैरह में हम जो है क्या करते हैं, हम इन्हें इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा इंडस्ट्रीज में जो है, जैसे यीस्ट हो गया, यीस्ट बनाने में, योगर्ट बनाने में, ब्रेड बनाने में, अल्कोहल बनाने में बैक्टीरिया का इस्तेमाल हो रहा होता है। इंडस्ट्रीज में भी बैक्टीरिया इस्तेमाल होते हैं, और मेडिसिनल भी इनकी जो है इम्पोर्टेंस मौजूद है। कि बैक्टीरिया जो है हमें हमारे लिए कुछ कंडीशंस में हार्मफुल भी होते हैं, ये हमें जो है इल भी करते हैं, सिक कर देते हैं, बीमार कर देते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में ये हमारे लिए यूज़फुल भी हैं। ये हमारी इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और हमारी जो हेल्थ है उसको भी इम्प्रूव कर रहे हैं। और सबसे जो हम कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जो फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प आउट करते हैं, हमारी गट में मौजूद होते हैं, और वो उसमें डाइजेशन में हमें हेल्प आउट करते हैं। तो बैक्टीरिया जो हैं ये क्या हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो तकरीबन हर जगह पर मौजूद होते हैं, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर जाते हैं। कुछ हार्मफुल होते हैं, कुछ जो हैं वो क्या होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल हैं, और ये हमारी गट में भी मौजूद होते हैं और डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें कि इसके बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके ये जो है, हमें सबसे पहले तो हमने जैसे कि इसको जब हमने डिफाइन किया है कि व्हाट इज़ बैक्टीरिया, जब भी हमने ये एक बात कही है कि यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर है मतलब सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। इनकी जो कंपोजिशन है वो वन सेल है, सिंगल सेल, और सिंगल सेल है। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स हैं मतलब कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, इनमें जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, और जिसकी वजह से इसमें डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं होता, और ये ना एनिमल्स में इंक्लूड होते हैं और ना ही प्लांट्स में आते हैं। इनका साइज अगर देखा जाए तो बहुत स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ये इनकी जो थिकनेस होती है वो 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ के 6 जीरो आते हैं। 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर है, और इनकी जो लेंथ है वो 2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होती है। थिकनेस इनकी कितनी है, 0.2 माइक्रोमीटर से 2 माइक्रोमीटर, और लेंथ कितनी है, 2 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर्स में। और ये जो है ये मिलियंस की तादाद में हमारे एनवायरनमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद में हमें मिलते हैं अपने जो है इर्द गिर्द। अगर हम 1 ग्राम सॉइल लेते हैं, 1 ग्राम कितना होगा, बहुत छोटा सा एक पार्ट है, ठीक है। 1 ग्राम टू 50 ग्राम जो है वो 1 पाव होता है। तो ये 1 ग्राम हम ले रहे हैं कि 1 ग्राम अगर हम सॉइल लेते हैं तो उसमें 40 मिलियंस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। 1 ग्राम सॉइल के अंदर कितने बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, 40 मिलियंस बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। और 1 मिलीलीटर फ्रेश वाटर अगर हम लेते हैं तो उसमें 1 मिलियन बैक्टीरियल सेल्स मौजूद होते हैं। 1 मिलीलीटर वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, आप समझ रहे हैं, 1 मिलीलीटर ऑफ फ्रेश वाटर, उसमें 1 मिलियन बैक्टीरिया मौजूद है। इसीलिए कहा जाता है कि पानी बॉईल करके पीना चाहिए।
क्योंकि जब हम इसे बॉईल करते हैं तो 100 डिग्री पर जाकर बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। तो इनको हमें जो है पानी, अगर 1 मिलीलीटर में पानी जो है, पानी में 1 मिलियन बैक्टीरिया हैं, तो एक गिलास में तो 250 ml होता है, मिलीलीटर होता है। तो आप सोचें कितने बैक्टीरिया होंगे उसके अंदर। अगर हम कंप्लीट अर्थ की बात करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि अर्थ में ज़मीन पर टोटल कितने जो है बैक्टीरिया मौजूद होंगे, तो एक जो एवरेज वैल्यू बताई जाती है, एवरेज जो एक बताया जाता है वो है 5 नॉनिलियन बैक्टीरिया। नॉनिलियन क्या होता है? जो बिलियंस होते हैं, बिलियंस में 9 जीरो आते हैं, ठीक है। बिलियंस में कितने होते हैं? 9 जीरो आते हैं, 9 जीरो आते हैं, लेकिन नॉनिलियन में 30 जीरो आते हैं, 30 जीरो। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी वैल्यू है। बिलियंस में 9 जीरो आते हैं और नॉनिलियंस में 30 जीरो आते हैं। तो अर्थ में एक जो एस्टिमेशन है, जो एक अंदाजा है, एक आइडिया है, वो ये है कि अर्थ में 5 नॉनिलियन बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, जो कि, और हमारी जो अर्थ है उसका जो बायोमास है उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है वो किसका है? बैक्टीरिया का है, कि बैक्टीरिया हमारे इर्द गिर्द इतने ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। अब आ जाए इसके स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। आप ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले जो हम देखते हैं इसकी आउटलाइन, ये जो गोल्डन कलर की आप देख रहे हैं, ये वाली, ये गोल्डन जो एक आउटलाइन आ रही है इसकी, ये कहलाता है कैप्सूल। ये जो आउटलाइन है ये क्या है? कैप्सूल। और कैप्सूल जो है इसके बिल्कुल आउट साइड की बाउंड्री वॉल होती है, प्रोटेक्ट करती है बैक्टीरिया को। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन, कि ये प्रोटेक्ट कर रही होती है और इसको जो है सेफ रखती है, और इसको जो है जो शेप देती है, एक डेफिनाइट शेप देती है, प्रोवाइड करती है कैप्सूल जो है। इसके बाद ये जो ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं ये आ जाती है, ये है सेल वॉल। ये जो गोल्डन कलर की है ये है कैप्सूल कहलाता है, जो कि क्या करता है? शेप देता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। ग्रीन वॉल आ जाती है, ये ग्रीन वॉल जो आप देख रहे हैं ये कहलाती है सेल वॉल। सेल वॉल जो है वो मिलकर बनती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पॉलीमर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। अब ये पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? पेप्टाइड्स और ग्लाइकोजेन। पेप्टाइड क्या होते हैं? प्रोटीन। प्रोटीन का आपने सुना हुआ है कि हम बायोमोलिक्यूल है। प्रोटीन जो है वो किन से मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से। प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड जब बहुत सारे आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। अमाइनो एसिड्स जो आपस में मिल रहे होते हैं, आपस में ज्वाइंट होते हैं, तो वो एक बॉन्ड के जरिए होते हैं, एक लिंक के जरिए होते हैं, जिसे बॉन्ड कहा जाता है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा केमिकल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। तो ये वही वाला बॉन्ड है कि जो अमाइनो एसिड्स आपस में अटैच होते हैं वो बॉन्ड के जरिए होते हैं। और वो जो बॉन्ड होता है जिससे अमाइनो एसिड आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, वो कहलाता है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। और ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन जो है ये क्या है? शुगर का मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है। तो प्रोटीन और शुगर दोनों आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? पेप्टाइडोग्लाइकेन। यानी कि पेप्टाइडोग्लाइकेन में क्या है? पेप्टाइड्स मौजूद हैं, अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं, प्रोटीन मौजूद है, और ग्लाइकेन, ग्लाइकोजेन मौजूद है, ठीक है। और ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन का पॉलीमर है, पॉलीमर क्या होता है? पॉलीमर एक स्मॉल यूनिट जो है वो क्या कहलाता है? मोनोमर। क्या कहलाता है? मोनोमर। मोनो सिंगल, ठीक है, सिंगल, उसमें सिंगल सेल मौजूद होता है, सिंगल यूनिट है, जैसे कि अमाइनो एसिड, ठीक है। और जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वो क्या बना लेते हैं? पॉलीमर। पॉली मीन्स बहुत सारे, पॉली मीन्स क्या होता है? बहुत सारे पॉलीमर, और मोनोमर क्या है? सिंगल यूनिट, ठीक है। तो पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है, पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है? अमाइनो एसिड्स और ग्लाइकोजेन। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन है, और ग्लाइकोजेन जो है वो क्या है? शुगर मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट है।
अमाइनो एसिड्स और ग्लाइकोजन जब आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। और जब बहुत सारे यूनिट्स आपस में, एक उसका जो यूनिट है पेप्टाइडोग्लाइकेन वो कहलाएगा मोनोमर, लेकिन जब बहुत सारे पेप्टाइडोग्लाइकेन आपस में मिलेंगे और एक चेन बना लेंगे तो वो बन जाता है पॉलीमर। वो क्या बन जाता है, पॉलीमर। तो पॉलीमर जो है क्या होता है, एक लंबी चेन होती है कि जो मोनोमर से मिलकर बनती है। एक स्मॉल यूनिट मोनोमर है और जब बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो पॉलीमर बनता है। तो ये जो सेल वॉल है ग्रीन कलर की जो आप ये देख रहे हैं, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन के पॉलीमर से, यानी कि ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। ये क्या करती है, ये इसको शेप को इसके मेंटेन रखती है। बैक्टीरिया के को शेप प्रोवाइड करती है, उसकी शेप को मेंटेन रखती है। उसके बाद आ जाता है, ये हमारे पास था, ये गोल्डन हमारे पास कौन सी लेयर थी, कैप्सूल। ग्रीन वाली हमारी कौन सी लेयर थी, सेल वॉल। और अब ये इसके अंदर ये जो ग्रे कलर की आप लेयर देख रहे हैं, ये आ जाती है जो कि कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों मौजूद हो, लेकिन क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है इसमें न्यूक्लियस तो मौजूद नहीं है, लेकिन साइटोप्लाज्म मौजूद है। ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर, और इसको जो सराउंड किए हुए है, इसको जो घेरे हुए है, वो क्या, कौन सी लेयर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है एनर्जी प्रोवाइड करती है, सेल को एनर्जी देती है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती है, केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करती है, क्योंकि ये परमिएबल होती है। इसमें से जो है जो मटेरियल है, जो केमिकल्स हैं वो पास हो सकते हैं। तो ये जो है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये क्या करती है, इसके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प आउट करती है, केमिकल्स को इन और आउट करती है, कि इसके जरिए केमिकल्स जो है इन और आउट हो सकते हैं। उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है ये क्या है, इसका इनर जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये सारा ये साइटोप्लाज्म कहलाता है। साइटोप्लाज्म जेलाटेनियस मटेरियल होता है। जेलाटेनियस मटेरियल का मतलब क्या है कि जेल लाइक होता है। जेल क्या होता है, गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा होना। तो ये जेल लाइक होता है, जेलाटेनियस मटेरियल है साइटोप्लाज्म जो है, और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। सबसे आउटर लेयर जो है वो क्या है, कैप्सूल। उसके बाद ये इनर जो है ये क्या है, सेल वॉल। और उससे अंदर वाली वॉल जो है वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, जेल लाइक मटेरियल है, सब्सटेंस है, जो कि क्या कहलाता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल और राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। उसके बाद आ जाता है डीएनए। डीएनए जो है क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। हमें मालूम है कि जीन्स जो मौजूद होती हैं वो कहाँ पर होती हैं, डीएनए में मौजूद होती हैं। और जीन जो है वो हमारे तमाम फंक्शंस और प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करती हैं, तमाम फंक्शंस को और हम डेवलपमेंट को कंट्रोल कर रही होती हैं। और जीन्स जो है वो कहाँ मौजूद होती हैं, डीएनए पर। तो डीएनए जो है बेसिकली क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, जो बैक्टीरिया के फंक्शन और डेवलपमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तमाम इंस्ट्रक्शंस उसको डीएनए से मिलती हैं। और ये कहाँ मौजूद होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं राइबोसोम्स। ये आप देख रहे हैं, ये ग्रेन्स जो है, ग्रेनुलर पार्ट जो है, दानेदार हिस्सा, ये कहलाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करना। प्रोटीन सिंथेसाइज करना मतलब प्रोटीन बनाना, प्रोटीन की फॉर्मेशन, प्रोटीन बनाना, प्रोटीन को की फॉर्मेशन करना। तो प्रोटीन जो है वो जब बनती है तो प्रोटीन से क्या होता है, प्रोटीन जो है क्या है, दिस इज वेयर प्रोटीन आर मेड और सिंथेसाइज्ड। राइबोसोम्स आर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स मेड अप ऑफ आरएनए रिच ग्रेन्यूल्स। राइबोसोम्स में क्या होता है, आरएनए मौजूद होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड।
राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है उसका फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोटीन जो है वो क्या है, हमारा डीएनए भी जो है वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन बना रहा होता है। तो प्रोटीन से बनता है कि डीएनए भी हमारा एक प्रोटीन की टाइप है। तो राइबोसोम्स जो है ये क्या है, आरएनए है मौजूद होता है, आरएनए बनाते हैं। आरएनए में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज होती है और प्रोटीन से फिर जेनेटिक मटेरियल बनता है। डीएनए इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, कैप्सूल, आउटर इसकी लेयर, मिडल लेयर इसकी सेल वॉल, इनर लेयर इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल, हेल्प इन टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट द केमिकल मटेरियल्स inside the cell plasma membrane. Cytoplasm is present. Cytoplasm is gelatinous material, substance, gel like. It contains genetic material and ribosomes. Genetic material DNA. डीएनए जो है वो क्या करता है, इसके डेवलपमेंट और फंक्शंस को कंट्रोल करता है। और राइबोसोम्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन बनाने में हेल्प आउट करते हैं। इसके बाद आ जाता है, ये आप जो देख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला जो है इसका क्या है, लोकोमोटरी ऑर्गन है। लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब क्या होता है, इसको मूवमेंट करने में, लोकोमोशन करने में हेल्प आउट करता है। जैसे कि अमीबा में हमने पढ़ा था, उसका लोकोमोटरी ऑर्गन क्या था, सूडोपोडिया। पैरामीशियम का लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, सीलिया। सीलिया जो होते हैं वो छोटे छोटे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो होल बॉडी को कवर किए हुए होते हैं। यूग्लिना और क्लेमेडोमोनास, इनमें क्या होता है, फ्लैजिला मौजूद होता है। फ्लैजिला क्या होता है, ये भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन सीलिया से बड़ा होता है। सीलिया छोटे छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़ा होता है। सीलिया होल बॉडी को कवर किए हुए होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जबकि फ्लैजिला तादाद में 1 या 2 होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो फ्लैजिला, इसका बैक्टीरिया में भी क्या होता है, फ्लैजिला मौजूद होता है जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या है कि ये जो है लोकोमोशन में हेल्प आउट करता है, मूवमेंट में हेल्प आउट करता है। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं गोल्डन कलर के, जो कि कैप्सूल से ओरिजिनेट हो रहे हैं, पीली। पीली जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टिकी होता है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाते हैं, उसके साथ चिपक जाते हैं। और ये जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, ये पीली के थ्रू ही कर रहे होते हैं। पीली जो है क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को दूसरे ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफर करता है। कि पीली जो है स्टिकी होते हैं, ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का, वो पीली के जरिए दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो जाता है। और इसी तरह से ये क्या करते हैं, जब जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करते हैं तो जिस ऑर्गेनिज्म में करते हैं उसको बीमार कर देते हैं, इल कर देते हैं, कि ये इलनेस जो है ह्यूमन में स्प्रेड करता है, कि इलनेस फैलाते हैं किसके थ्रू, पीली के थ्रू, जिससे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हो रहा होता है। ये था स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया हमने देखा, जिसमें इसकी जो है सबसे आउटर लाइन हमने देखी क्या है, कैप्सूल, मिडल लाइन सेल वॉल, और इनर लाइन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म इज प्रेजेंट, जेल लाइक स्ट्रक्चर containing DNA and ribosomes. DNA, what is DNA? DNA is genetic material, contain genes and control the function and development of bacteria. The function of ribosomes is protein synthesis, protein synthesize करना, protein बनाना. Thread like structure is present outside the body, is called flagella, which help out in movement. Pili is the sticky material attached with the human being or other organisms and transfer the genetic material to human or other organisms जिनके साथ ये अटैच होगा उस पे ये ट्रांसफर करेंगे, and cause illness in human.
ओके, अंडरस्टैंड? समझ में आया कि स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, इसका जो है बैक्टीरिया का। अब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, हमने बैक्टीरिया की डिस्कवरी देख ली, किस तरह से डिस्कवर हुआ, हमने ये देख लिया कि कहाँ कहाँ मौजूद होता है, हमने ये स्टडी कर लिया कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, साइज रेंजेस क्या हैं इसकी। इसके बाद हमने इसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया। अब हम आ जाते हैं इसकी क्लासिफिकेशन पर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि क्लासिफाई करना, डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करना। बैक्टीरिया को जो हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, वो हम इसके डिफरेंट फीचर्स और करैक्टरिस्टिक के बेस पर करते हैं। इनके ये करैक्टरिस्टिक्स और फीचर्स कौन से हैं? हम बैक्टीरिया को शेप की बेस पर भी क्लासिफाई कर रहे होते हैं ग्रुप्स में, हम बैक्टीरिया को मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेस पर भी करते हैं, और हम बैक्टीरिया को मोड ऑफ रेस्पिरेशन की बेस पर भी क्लासिफाई करते हैं। ये 3 हमारे पास बेसिस हैं जिसकी बेस पर हम क्या कर रहे होते हैं, बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे होते हैं उसको। कि उसमें क्या है, तीनों को हम क्लासिफाई करते हैं अलग अलग। अब हम आ जाते हैं, सबसे पहले क्या है, शेप। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप के, जब शेप की हम बात करते हैं तो शेप की जब हम बात करते हैं तो हम बैक्टीरिया को सबसे पहले उसके राउंड शेप की बेस पर डिवाइड कर रहे होते हैं। कोकाए, कोकस, कोकाए जो है प्लूरल है, कोकस इसका सिंगुलर है। राउंड शेप होते हैं, ये राउंड शेप है, और सेल अरेंजमेंट की बेस पर इसको फिर हम फर्दर डिवाइड कर रहे हैं। मोनोकोकस सिंगल सेल, सिंगल होंगे। डिप्लोकोकस डबल हैं, 2 हो गए। स्टेफिलोकोकस क्लस्टर की फॉर्म में आ गए। टेट्राकोकस 4, टेट्रा मीन्स 4, 4 सेल्स की फॉर्म में है। स्ट्रेप्टोकोकस चेन की फॉर्म में है। मोनोकोकस सिंगल सेल है। डिप्लोकोकस 2 सेल्स हैं, डाई मीन्स 2। स्टेफिलोकोकस क्लस्टर की फॉर्म में सेल्स मौजूद हैं। टेट्राकोकस 4 सेल्स की उसमें तादाद में है, 4, टेट्रा मीन्स 4, 4 सेल्स में है। स्ट्रेप्टोकोकस चेन की फॉर्म में है। कि कोकाए जो इसकी टाइप है वो क्या होती है, राउंड शेप होती है। राउंड शेप होती है, नॉन फ्लैजिलेटेड होती है, इसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता। इसकी बेस पर हमने इसको मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, टेट्राकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेफिलोकोकस में डिवाइड किया। अब हम आ जाते हैं बेसिलाई और बेसिलस। बेसिलस कैसे होते हैं, रॉड शेप होते हैं। कॉकस कैसे होते हैं, राउंड शेप होते हैं। बेसिलस रॉड शेप होते हैं। इसमें हमारे पास जो है सिंगल सेल है तो मोनोबेसिलस। कोकोबेसिलस यानी कि ओवल शेप है, ना ये राउंड है ना ये रॉड है, तो इसलिए इसको हमने कहा है कोकोबेसिलस। कोको कैसे होते हैं, राउंड होते हैं। बेसिलस कैसे होते हैं, रॉड लाइक होते हैं। लेकिन ये वाली शेप जो आप देख रहे हैं ये ना राउंड है ना ही ये रॉड लाइक है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया है कोकोबेसिलस। पैलेसाइड्स क्लस्टर के फॉर्म में होते हैं और कॉम्पैक्टली ज्वाइंट होते हैं, टाइटली ज्वाइंट होते हैं, आपस में टाइट बाउंड हुए हुए होते हैं। डिप्लोबैसिलस 2 सेल्स पर होते हैं, 2 सेल्स होते हैं। स्ट्रिप्टोबैसिलस चेन में होते हैं, चेन बना रहे हैं, ठीक है। मोनोबैसिलस सिंगल होते हैं। कोकोबैसिलस राउंड और जो है रॉड के दरमियान की शेप होती है। पैलिसेड क्लस्टर्स में होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। डिप्लोबैसिलस डाई और 2 सेल्स पर होते हैं। स्ट्रेप्टोबैसिलस चेन की फॉर्म में होते हैं। उसके बाद आ जाता है विब्रियोस, सिंगुलर है इसका विब्रियो। विब्रियो जो होता है ये कोमा लाइक होता है, कोमा होता है, हुक लाइक होता है, जैसे कोमा आप लिखते हैं, ठीक है, उस शेप का होता है इसकी शेप। ये देखें कोमा लाइक है और फ्लैजिलेटेड होते हैं ये। और इस फोर्थ इसकी जो टाइप है वो है स्पाइरिला। स्पाइरिला जो होते हैं ये कैसे होते हैं, स्पाइरल होते हैं, यानी कि आपस में स्पाइरल हुए हुए होते हैं, आपस में जैसे रस्सी आपस में उलझी हुई होती है इस तरह से। और इसके अलावा कॉर्क स्क्रू की तरह के होते हैं। स्क्रू जो होता है स्क्रू की शेप के होते हैं, ये भी
फ्लैजिलेटेड होते हैं। ये 4 टाइप्स हैं ऑन बेसिस ऑफ शेप, कोकस, बैसिलस, विब्रियो, स्पाइरेला। ओके, ऑन द बेस ऑफ शेप्स। अब आ जाते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होती है, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं न्यूट्रिशन की बेस पर। न्यूट्रिशन क्या होती है, गज़ा, गज़ाइयत। गज़ाइयत हमें कहाँ से मिलती है, फूड से। फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी जो है हमें हमारे किस काम आती है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में और ग्रोथ में। इसके अलावा अगर कुछ डैमेज हो जाता है, जख्म आ जाता है, कोई ऑर्गन डैमेज होता है, तो उसको दोबारा से उसके स्ट्रक्चर को रिपेयर करने में। तो न्यूट्रिशन जो है हर लिहाज से इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि न्यूट्रिशन की बेस पर बैक्टीरिया को हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया और हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के ज़रिए, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक जो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक कहलाते हैं। ऑटोट्रॉफिक को फिर हम 2 में डिवाइड करते हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि अपनी ग़िज़ा फोटोसिंथेसिस से, सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करके बना रहे हैं, कि सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करते हैं और अब फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं, वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। जबकि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी हासिल करते हैं और फिर अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, वो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं और केमिकल रिएक्शन से क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड होती है। एनर्जी जो मिलती है उससे ये इस्तेमाल करते हैं और फिर अपना फूड तैयार करते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। केमिकल रिएक्शन से कर रहे हैं इसलिए ये कीमोसिंथेटिक कहला रहे हैं, कि कीमो केमिकल्स से कर रहे हैं, फोटो लाइट से कर रहे हैं, और ये लाइट कहाँ से ले रहे हैं, सन से, सनलाइट ले रहे हैं। उसके बाद हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया जो है, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी हमारे पास 2 टाइप्स के आ जाते हैं, सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया